क्लास 10 का केमिस्ट्री का ये पहला पार्ट है 1। ठीक है, सबसे पहले इसमें छोटी छोटी चीज़ों को जानते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा कि सभी पदार्थ है ना, सभी वस्तुएं लिख देते हैं हम आपको। सभी वस्तुएं पदार्थ यानी द्रव्य से मिलकर बनती है। ठीक है, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। दूसरी बात कि एक अच्छी बात ये होती है कि पदार्थ में निरंतर परिवर्तन होता है। ठीक है, पदार्थ में क्या होता है? निरंतर परिवर्तन होता है। ये आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो उस हिसाब से एक चीज़ जानिए, ये जो परिवर्तन शब्द है, तो पदार्थ में जो परिवर्तन होता है वो दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन, यानी फिजिकल आपका परिवर्तन और एक केमिकल परिवर्तन। तो इसमें अगर थोड़ा सा समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि पदार्थ का ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार, घनत्व, चालकता है ना, परिवर्तित होती है, इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, जिसमें भौतिक अवस्था बदले, आकार बदले, घनत्व बने, चालकता बदले, ये सब आपका भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, क्या नहीं बदलता इसमें? तो नहीं बदलता है आपका रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, एक और चीज़ जान लो, नया पदार्थ नहीं बनता, ये भी ठीक है। तो अब परिवर्तन को देखते हैं कि कौन से परिवर्तन आपके भौतिक में आ जाते हैं। तो भौतिक में अगर परिवर्तन को हम देखना चाहें तो जैसे आपका वाष्प का बनना, जल का उबलना यानी क्वथन की क्रिया, ठीक है ना, क्वथन की क्रिया, हिमांक की क्रिया, हिमायन की क्रिया, वाष्पन की क्रिया, ये सब ऐसी क्रियाएं हैं, ऐसा परिवर्तन है जो आपका भौतिक परिवर्तन में आता है। उसी में ऊर्ध्वपातन भी कह सकते हैं, ऊर्ध्वपातन, ये सब क्रियाएं भौतिक परिवर्तन की क्रियाएं हैं। ठीक है, अब इसी में इसको अगर हम देखें रासायनिक परिवर्तन को, तो इसको कैसे कह सकते हैं? तो इसमें अगर समझना है तो ऐसे समझिए कि पदार्थ का ऐसा परिवर्तन, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के अणुओं का, है ना, क्या चेंज होता हो? संगठन।
और द्रव्यमान परिवर्तित होता है तो इसको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्लियर? अब जैसे इस परिवर्तन में एग्जाम्पल को समझना चाहें तो एग्जाम्पल समझ लें, या और कुछ समझना चाहें। जैसे मान लीजिए कि आपका दहन कर रहे हैं किसी चीज़ को जला दे रहे हैं, तो वो परिवर्तन आपका रासायनिक होगा, है ना। और आपका जंग लग रहा हो, ये आपका परिवर्तन रासायनिक होगा, जंग का लगना। जैसे संक्षारण होता है, अपघटन होता हो, ये भी आपका परिवर्तन रासायनिक है। ठीक है। अवक्षेप बनते हों, यानी अवक्षेप बनने की क्रिया भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। एक चीज़ और जान लीजिए, इसमें इस परिवर्तन में अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान ही होती है। ये ऐसा परिवर्तन होता है। जैसे अगर आप समझना चाहें तो ऐसे समझ लें, C+O2 बराबर होता है CO2। देखिए इसमें अणुओं की संख्या क्या है? समान है। C उतना ही है, O उतना ही है। ठीक है। अब एक और नई चीज़ देखते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया इसी केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ, क्या लिखेंगे? जब एक या एक से अधिक पदार्थ ठीक है मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ, है ना, कैसे पदार्थ? नए पदार्थ बनाते हैं। ठीक है ना। तो इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बहुत सारी क्रियाएं हैं, आपको अगर देखना चाहें तो। जैसे आपका मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है, जब हम जल से क्रिया करते हैं तब का बनता है CaOH का ट्वाइस CO2 बन जाता है। ठीक है ना। तो ये सब क्रियाएं आपकी कैसी क्रियाएं हैं? रासायनिक क्रियाएं। क्लियर हो गया? और भी हैं, जैसे C+O2 है, ये CO2 बना लेता है, यानी ये कैल्शियम कार्बोनेट जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और भी हैं, बहुत सारी हैं, जैसे Mg है, HCl से क्रिया कर लिया तो MgCl2 बनाया और आपका क्या बन गया? हाइड्रोजन। ये भी आपकी रासायनिक अपक्रियाएं हैं। उसके बाद आता है, अब ये तो आपने पढ़ा, अब आता है हम लोग समझते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण को समझने के लिए बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे किसी रासायनिक अपक्रिया को हमने शो किया है, रासायनिक अपक्रिया को हमने ये दिखाया है, तो जैसे उसी को व्यक्त करने का जो समीकरण है उसी को कहते हैं हम रासायनिक समीकरण। यानी किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले ठीक है, तथा भाग लेने वाले को हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। यानी भाग लेने वाले तथा बनने वाले भाग लेने वाले और बनने वाले पदार्थों को सूत्र
या संकेत से व्यक्त या प्रदर्शित करते हैं तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कोई कहे कि कार्बन को हम जलाएंगे, कार्बन को ऑक्सीजन में जलाएंगे और हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, है ना। यानी कार्बन को हमने ऑक्सीजन में जलाया और हमें मिला CO2। तो कार्बन को जलाने के बाद ऑक्सीजन के साथ जो हमारा सूत्र, ये जो क्रिया हो रही है, इसको हम इस सूत्र में व्यक्त करते हैं और इसी को कहते हैं हम रासायनिक समीकरण। क्लियर हो गया। तो रासायनिक समीकरण में भी कई तरह की क्रियाएं होती हैं। रासायनिक समीकरण को भी व्यक्त करने के कई ढंग होते हैं। उन ढंगों में से रासायनिक समीकरण को व्यक्त करने के ये आपके 3 तरीके मान लीजिए होता है। जैसे एक होता है आपका शब्द समीकरण, यानी शब्द के रूप में। शब्द के रूप में मतलब जैसे हमने इसको दिखाया था। एक होता है प्रतीक तथा सूत्र के रूप में, सूत्र समीकरण कह सकते हैं उसको, है ना। रासायनिक समीकरण को शब्द समीकरण के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, सूत्र समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। और एक और तरीका होता है कंकाली समीकरण द्वारा। कंकाली समीकरण को बड़ा अजीब सा लगता है आप लोगों को। कंकाली समीकरण का मतलब कुछ विशेष नहीं होता, इसका मतलब होता है असंतुलित समीकरण के रूप में, है ना। जब असंतुलित समीकरण के रूप में अभिक्रिया को दिखाया जाता है तो उसको हम कंकालिक समीकरण द्वारा कहते हैं, ठीक है। अब इसमें संतुलित असंतुलित समझ में आना थोड़ा सा दिक्कत है। हम आपको एक क्लियर कर देते हैं थोड़ा कि संतुलित असंतुलित क्या है। जैसे समीकरण को तो हम व्यक्त करेंगे ही, तो रासायनिक समीकरण संतुलित है असंतुलित है कैसे शो करते हैं, ये आपको जानने के लिए थोड़ा सा आप नए ढंग से सोचना शुरू करिए। जैसे अगर हम AgCl ले रहे हैं और Ag+Cl2, ये रासायनिक समीकरण है। लेकिन देखिए इस समीकरण में क्या खास बात है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ क्लोरीन का 2 परमाणु है, यहाँ क्लोरीन का 1 परमाणु है, ठीक है। यहाँ सिल्वर का 1 है और इधर से, यानी जो आप एक छोटी सी चीज़ और भी हम आपको बता देते हैं अभी, क्योंकि आपको बाद में और प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं। Fe+CuSO4 और Cu+FeSO4, ठीक है। यहाँ देखिए ये जो पूरा रासायनिक समीकरण है इसमें 2 भाग होते हैं। एक जिनसे वो मिलकर बनता है, इसको हम कहते हैं अभिकारक, रेजिएंट। और ये जो भाग होता है इसको कहते हैं हम उत्पाद। तो अगर अभिकारक की परिभाषा देनी होगी तो आप क्या देंगे, सोच के बताइए। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अगर इस समीकरण की बात करें तो अभिकारक कौन कहलाएंगे, अभिकारक इन्हें कहेंगे हम, इनको कहेंगे Fe को कहेंगे और CuSO4 को कहेंगे। क्लियर हुआ। अब उत्पाद की परिभाषा अगर करें तो रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया के उपरांत जो पदार्थ बनते हैं या नए बनते हैं
उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं उत्पाद। उत्पाद, ठीक है ना? क्लियर हो गया? अगर हम इसमें उत्पाद की कल्पना करें तो हमें क्या उत्पाद के रूप में लिख सकते हैं? इसमें उत्पाद हो जाएगा आपका Cu और SO4, FeSO4। ये दिख रहा है? ये उत्पाद होंगे, हम इसे उत्पाद शो करेंगे। ये क्लियर हो गया? अब हम जो रासायनिक समीकरण की बात कर रहे थे, ये वाले समीकरण की, इसको ठीक से समझ लीजिए। तो हम अभी बता रहे थे कि ये समीकरण में जो Cl की मात्रा है वो एक समान नहीं दिख रही है, एक Cl कम है। तो इस समीकरण को कहेंगे असंतुलित समीकरण, है ना? इसी को कहते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। इसी को क्या कहते हैं? कंकाली रासायनिक समीकरण, यानी जो संतुलित ना हो। अब संतुलित समीकरण किसको कहते हैं? जैसे इसी समीकरण में अगर हम यहाँ 2 लगा दें और यहाँ 2 लगा दें, ठीक है? तो यहाँ ध्यान से देखिए, 2Ag हो गया और 2A, यानी 2 सिल्वर यहाँ है, 2 सिल्वर यहाँ है, 2 Cl यहाँ है, 2 Cl यहाँ है। यानी अब ये कन्वर्ट हो गया समीकरण, जो यानी जो आपने नया समीकरण सेट किया है, ये हो जाएगा आपका संतुलित समीकरण, है ना? तो संतुलित समीकरण भी एक विधि में से आता है। संतुलित समीकरण आदमी करता है, जैसे कभी कभी एक प्रश्न में पूछा जाता है, संतुलित समीकरण संतुलित कीजिए। समीकरण, रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, जैसे ऐसे बोलता है, संतुलित कीजिए, ऐसा आता है। तो संतुलित समीकरण करने की तो बहुत सारी विधियां हैं, उनमें से एक विधि, 2-3 विधि हम आपको बता देते हैं। जैसे एक विधि तो है अनुमान विधि, सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग करते हैं लोग। दूसरी विधि है जांच त्रुटि विधि, एक ये विधि है। दूसरा आयन इलेक्ट्रॉन विधि, और एक विधि है ऑक्सीकरण संख्या विधि। यानी इन विधियों से किसी भी रासायनिक समीकरण का संतुलन किया जाता है, ठीक है? अब अनुमान विधि को ही आप ठीक से समझ लें। जैसे मान लीजिए हमने दिया आपको CuAgNO3 और इसमें Ag प्लस CuNO3 का ट्वाइस, ये समीकरण है आपका। हम इसी को संतुलित करना आपको सिखा रहे हैं। जैसे देखिए ध्यान से, इस समीकरण में सीखा क्या जाता है, करना क्या रहता है। जैसे अनुमान विधि या संतुलन समीकरण का यही मतलब होता है कि उसके सभी जो परमाणु हैं एक बराबर दिखें, मतलब अभिकारक के पूरे परमाणु और उत्पाद के पूरे परमाणु की संख्या सेम होनी चाहिए। जैसे ऑक्सीजन अगर 3 है, इधर ऑक्सीजन 3 है तो इधर भी 3 दिखे, इधर सिल्वर 1 है तो इधर 1 दिखे, ये मतलब होता है। जैसे इसमें देखिए आपको क्या करना है, जैसे यहाँ देखिए NO3 यहाँ पे कितना है, देखिए NO3 पूरा कंपाउंड है 2 ठो, ठीक है? NO3 कितना है, 2 ठो। हम चाहेंगे कि इधर भी NO3 2 हो जाए, तो याद रखिएगा समीकरण जब भी संतुलित करते हैं इसके एलिमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी बढ़ता घटता है इसके अणु की संख्याओं में ही बढ़ जाता है, पूरा यौगिक बढ़ता है। तो जैसे NO3 को अगर 2 करना है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, 2 लगा देंगे। अब 2 लगाने से हमारा NO3 तो कंप्लीट हो गया, लेकिन सिल्वर 2 बढ़ गए। देखिए यहाँ सिल्वर 1 ही है, Ag कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ कितना है, 2 है। तो अगर यहाँ भी हम 2 लगा देंगे तो ये समीकरण जो बन के आया है ये संतुलित समीकरण है। और भी देखना चाहें देख लीजिए, जैसे मान लीजिए Ca प्लस 2H2O है और CaOH का ट्वाइस बना और H2 बना, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि समीकरण संतुलित ही लिख दिए हम। यहाँ देखिए, यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन देखिए गिन के, यहाँ देखिए 2 और 2 4 हाइड्रोजन आ रहा है।
तो अब 4 हाइड्रोजन के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे अगर 2 का गुणा कर दें तो ये 4 हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए, ये 2 का इसमें गुणा करके देखेंगे तो 2 ऑक्सीजन शो कर रहा है, यानी यहाँ जो 2 लिखा है ये 2 हाइड्रोजन को 2 ऑक्सीजन को शो कर रहा है। तो ये यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 2, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 2। तो अब ये समीकरण कैसा हो गया, संतुलित हो गया। क्लियर, समझ में आ गया आपको। अब हम चाहेंगे कि एक बार 2 बार आप इसको रिपीट करके देख लें, फिर अगले पार्ट में नया देंगे हम आपको। अगला पार्ट सभी समीकरणों के चलेगा। ठीक है, धन्यवाद।